स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन गॉस लॉ। आज हम लोग गॉस लॉ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। हम लोग का ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 24 और लगभग लास्ट लेक्चर है। अगर आप लोगों की कोई डिमांड आएगी तो इस लेक्चर में एडिशन किया जाएगा। अदरवाइज बहुत कम ही चांस है कि मैं खुद से इसमें और ये करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों पे अब डिपेंड करता है कि इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, उसके बाद मैं इन चीजों को यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये प्रॉब्लम ऑन गॉस लॉ। गॉस लॉ हम लोग पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं कि गॉस लॉ होता क्या है, और साथ ही साथ इसके जो 4 मेजर एप्लीकेशंस थे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो गॉस लॉ का है इससे क्वेश्चंस किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बेसिकली उसी के बारे में हमको आज फोकस करना है। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आपका फिजिक्स हेराल्ड में। ठीक है, और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक शानदार से और सिंपल सा कोट से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी शानदार सी बात यहाँ पर लिखी गई है कि यू कैन डू इट। ठीक है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सेंटेंस है और बहुत मीनिंगफुल है। ठीक है, जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं वो इस सेंटेंस से सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं कि अगर आप लोग को कोई काम बहुत भारी लगता है, ठीक है, मुश्किल लगता है, फिर फिजिक्स आप लोगों को मुश्किल लगता है, किसी को आसान लगता है, तो आप ये अपने अंदर, ठीक है, आप खुद से ये कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉमिस कर सकते हैं कि यू कैन डू इट, या फिर आई कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं। और या फिर सामने का कोई बंदा आपको बोलेगा कि यू कैन डू इट, आप तुम इसको कर सकते हो क्योंकि मैं इसको कर लिया हूँ। ठीक है, तो ये मोटिवेटेड लाइन है कि दुनिया का ऐसा कोई भी चीज है जो आप लोगों से नहीं हो सकता है, आप उसको नहीं कर सकते हैं। आइए आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं गॉस लॉ में। बेसिकली ये जो आपका स्लाइड है, ये स्लाइड रिवीजन का स्लाइड है। जो गॉस लॉ में हम लोग जो जो चीजें पढ़े हुए थे उसको यहाँ पर इस स्लाइड में हम लोग रिवाइज करेंगे, तो आप लोग भी रिवाइज करेंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे लेक्चर में। ठीक है, हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि चीजों को आप तभी समझ पाएंगे ना जब शांतिपूर्वक यहाँ पर करेंगे, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग शांतिपूर्वक करें, हड़बड़ाए मत। ठीक है, देखिए गॉस लॉ क्या था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द गॉस ये गॉस लॉ था, और इसका हम लोग इक्वेशन इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है, गॉस लॉ हेल्प अस टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन सिमेट्रिक सरफेस वेयर फील्ड इन कांस्टेंट, दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये चीज है कि गॉस लॉ का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए करते हैं सिमेट्रिक सरफेस के केस में। देखिए यहाँ पर लूप वर्ड का हम लोग यूज नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, अगर होता है तो ये गलत आ जाएगा। और ये जो सरफेस था उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो ये भी एग्जांपल हम आप लोगों को दिखा चुके थे वहां पर। अब यहाँ पर देखिए इसका एप्लीकेशन बेसिकली 3-4 तरीका से किया जाता है। पहला है इसका स्फेरिकल सेल के केस में। तो स्फेरिकल सेल के केस में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है, और आउटसाइड कितना होता है, Q/4 पाइप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के होता है। ये इसका ग्राफ हो गया। सेकंड देखे थे सॉलिड सेल के केस में यहाँ पर। ठीक है, कि अगर सॉलिड है यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर पूरी तरीका से चार्ज भरा हुआ है, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा कि इनसाइड में होता है रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर में कितना होता है Q/4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये और रो यहाँ पर क्या है, चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये चीजें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसका जो है आपका ये ग्राफ इस तरीका से होता है इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए। फिर यहाँ पर ये इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज स्ट्रेट वायर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये होता है सिग्मा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पर आप ऊपर में देंगे फिगर में कि नट सेल। ठीक है, सॉरी फिगर में नहीं, आप अपने कॉपी में देंगे इसके करने के बाद नट सेल। नट सेल का मतलब होता है कि जो ये छोटे से शॉर्ट ब्रीफ में आप क्या कर सकते हैं कि रिवीजन पैकेज बोल सकते हैं, जो कि आप इसको आप रखे हुए हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ आपका पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था इसका गॉस लॉ का रिवीजन का ये पेज। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। देखिए जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, ठीक है, अभी भी कुछ लेक्चर्स लेते हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, इसी तरह के कोर्स हम लोग लॉन्च किए थे, लेकिन हालांकि वहां पर क्रैश कोर्स था। तो वहां से स्लाइड को हम, जो मेरे पास लिखा हुआ था, वहां से स्लाइड को हम उठाए हैं, और ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, वहां पर और यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे थोड़ी हेल्प यहाँ पर मिल गई है क्योंकि लिखना नहीं पड़ा है। तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, कह रहा है कि आप गॉस लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कीजिए, क्या होता है। तो आप कर सकते हैं आसानी से, जी बिल्कुल कर सकते हैं, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखने आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर क्या है कि अ क्यूब विच ईच साइड ए इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय E इक्वल टू सी एक्स आई कैप, यहाँ पे लिखा हुआ है E इक्वल टू सी एक्स आई कैप सोन इन फिगर, यहाँ पे दिखाया गया है, वेयर सी इज पॉजिटिव डायमेंशनल कांस्टेंट फाइंड आउट। ठीक है,
ये कह रहा है कि आप सबसे पहले कह रहा है कि गॉस लॉ क्या होता है आप ये लिखिए। साथ ही साथ कह रहा है कि आपके पास एक यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, इसका साइड क्या है, ए है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि सी एक्स आई, इसका ये मतलब हुआ कि आई कैप का मतलब वो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है, तो सी इंटू एक्स के बराबर है। अब सी यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, लेकिन एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक्स का वैल्यू ए के बराबर, यहाँ आएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2a के बराबर, यहाँ रहेगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, a प्लस ए बाई टू आधा, यानी कि 3a/2 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, एक्स का फंक्शन है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीजें आपके समझ में यहाँ पर आई, ठीक है। अब तक हम लोग क्वेश्चन भी पूरी तरीके से नहीं किए, देख लेते हैं, ठीक है। ये फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक मिनट मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कह रहा है कि इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, ये आपको निकालना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फ्लक्स निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, और साथ ही साथ कह रहा है कि क्यूब का जो साइड है वो ए है, तो क्यूब के ईच फेस का एरिया भी पता चल जाएगा, कितना ईच फेस का एरिया, ए स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई क्यूब है तो एक साइड की ये लेंथ भी ए है, ये वाला लेंथ भी ए है, और ये भी ए है, तो अगर पूछा जाए कि इस ये वाले फेस का एरिया कितना हो जाएगा, तो सर इसका एरिया होगा ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, मतलब सभी फेस का एरिया भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आ गई। अब यहां पर आपको देखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और साथ ही साथ यहां पर एरिया भी दे रखा है, तो आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन हम फ्लक्स के केस में करवाए थे, ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग रिवीजन करेंगे ना तो पता चलेगा ये चीजें। तो अब क्या करते हैं, चलिए हम लोग सबसे पहले ईच फेस से, ठीक है, सबसे पहले हम इस फेस से निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर क्या करेंगे, ये वाले फेस से निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर हम ऊपर वाले से निकाल लेते हैं, फिर नीचे वाले से निकाल लेते हैं, फिर इस साइड वाले से निकालते हैं, फिर ये, ठीक है, इस साइड वाले से निकाल लेंगे। तो सबसे क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, एक मिनट, ये क्या हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि निकाल लेंगे सभी से और सभी को ऐड कर देंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें है, ये सबसे पहला आंसर लिखा हुआ है, आप लोग इसको एडिट कर लेंगे, ठीक है। गॉस लॉ स्टेट दैट ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो आपका गॉस लॉ हो गया, ठीक है। फिर ये भी गॉस लॉ का स्टेटमेंट हो गया, आप लोग पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपको स्किप कर देना इन चीजों को, ठीक है। ये नॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, इज इन एक्स डायरेक्शन बनली, ठीक है। कैसे पता चला एक्स डायरेक्शन में, सर यहाँ पर आई कैप है और आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सो फेसेज विथ सरफेस नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड वुड बी जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए कहा क्या रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में है ना। चलिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में है, तो अगर कोई भी फेस, ठीक है, इसमें 6 फेस होता है, ये क्यूब में 6 फेस, तो इसमें जो भी फेस इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, जो भी फेस एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब उस फेस का एरिया, ठीक है, फेस मतलब फेस का एरिया वेक्टर जो भी इस डायरेक्शन के यानी एक्स के परपेंडिकुलर होगा, उन सभी की वजह से फ्लक्स कितने होंगे, तो ये आंसर होगा जीरो। कैसे सर, तो फ्लक्स होता है ई डी एस कॉस थीटा, और अगर एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तब फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये किस किस के केस में होगा, तो देखिए एक चीज आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, अगर हम ये वाले फेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, सर ये हो जाएगा इधर परपेंडिकुलर होगा। तो अब बताइए ये वाला और इसके बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, ये एक्स डायरेक्शन में हो गया और ये आ जाएगा आपका जेड, ये आ जाएगा जेड डायरेक्शन में। उसी प्रकार से इसके अपोजिट वाला जो फेस है, ये वाला फेस, ये अंदर वाला, ठीक है, ये ऊपर नहीं बोल रहा है, ये अंदर वाला, ये वाला फेस बोल रहा है अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, साथ ही साथ इसके ठीक अपोजिट वाले की वजह से जीरो। अब देखिए यहाँ पर एक नीचे वाला है ना, ये वाला फेस, ये जो नीचे वाला फेस है, इसका एरिया किधर होगा, एरिया नीचे होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक, और इलेक्ट्रिक ये फील्ड किधर है, सर एक्स डायरेक्शन में है। अब इसके बीच का भी एंगल कितना हो गया, ये भी जीरो हो गया,
मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है इसके वजह से भी फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, और साथ ही साथ ऊपर वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो आ जाएगा। दैट्स ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि 6 फेस में से आपके पास 6 फेसेज है, इस 6 फेसेज में से 4 फेसेज ऐसा है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो हो गया है। तो अब निकालना आपको कितने फेस में, तो सर सिर्फ 2 फेस। कौन सा, एक सर ये वाला, ये देखिए, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और इसके ठीक उल्टा वाला, अपोजिट वाला, इन दोनों की वजह से सर निकाल लेंगे, और जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आ गई। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब इस केस में इसके बारे में निकालते हैं। ठीक है, ये आपको पता चला ना कि 4 फेस में जीरो आएगा। कौन कौन सा, ये वाला में जीरो नहीं आएगा, इसके ठीक अपोजिट ये वाला जो फेस है इसमें जीरो नहीं आएगा, बाकी जो 4 फेस है उसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। ये चिकन, अब इसमें कितना आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बताइए। तो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसके लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कैसे पता चला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दे रखा है कि एक्स डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसके बीच के एंगल कितना आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो आ गया, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एट लेफ्ट फेस और ई एट राइट फेस। हम लोग राइट फेस में देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग सबसे पहले इस फेस में देख रहे हैं। ठीक है, ये राइट वाले फेस में देख रहे हैं, और ये लेफ्ट हो गया। तो राइट में कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए राइट में कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना, एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आप इसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो ये सेम चीज लिखा हुआ है। देखिए राइट राइट फेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई आर, ये सी नहीं लिखा हुआ ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सी एक्स। तो अगर आप राइट फेस के लिए चलेंगे स्टूडेंट्स, देखिए राइट फेस में एक्स का, सॉरी ये तो आगे बढ़ गया ना, एक मिनट, हाँ ये चीज, राइट फेस में अगर आप चलेंगे, यहाँ पे देखिए, राइट फेस के लिए एक्स का वैल्यू कितना है, इस राइट फेस के लिए, यहाँ के लिए एक्स का वैल्यू कितना है, तो सर आएगा ए और ए, यानी कि 2a। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पर आप लोग देखेंगे तो c इंटू एक्स के जगह पे 2a, यानी कि c इंटू 2a इस फेस के लिए, और इस फेस के लिए कितना हो जाएगा, c इंटू ए, चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, a है। तो लेफ्ट फेस में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ca, और राइट फेस में कितना हो जाएगा, c इंटू 2a। ये चीज आ जाएगा आपका c इंटू 2a। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि लेफ्ट फेस में ca और राइट फेस में c इंटू 2a, यानी कि 2ac। अब बताइए कि मैग्नी करस्पॉन्डिंग फ्लक्स जो होगा, यानी कि लेफ्ट फेस में क्यू फाई एल, मतलब लेफ्ट फेस में जो फ्लक्स होगा वो ई एल इंटू डी एक्स, और कॉस जीरो होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कॉस जीरो नहीं रखे हैं। ठीक है, सीधा वन आ जाएगा, ई एल आ जाएगा और डी एस कॉस थीटा। और ये किस में दे रहा है, ये लेफ्ट में दे रहा है। ठीक है, तो आप लेफ्ट में अगर आप फिगर में आप देखिए, यहाँ पर लेफ्ट ये वाला है आपका लेफ्ट, तो इसका एरिया इधर हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 180 डिग्री ही रखेंगे, तो दिस इज द 180 डिग्री। ठीक है, तो ई एल का वैल्यू कितना है, ए सी लेफ्ट फेस पर, एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और कॉस 180 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, यानी कि माइनस ए सी इंटू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में। उसी प्रकार से राइट में कितना हो जाएगा, ई आर इंटू डी एस, तो ई आर कितना है राइट के केस में, 2ac, फिर ds और इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है राइट के केस में, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे जाएगा 2a स्क्वायर c। यानी कि अब बताइए कि नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए। ठीक है, बाकी का तो जीरो था, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये वाला फ्लक्स और साथ ही साथ हाँ ये वाला फ्लक्स, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा माइनस ए सी ए स्क्वायर, यानी कि माइनस ए स्क्वायर सी और प्लस 2 ए क्यू सी, यानी कि ए क्यू सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफी लंबा था लेकिन समझने वाला था यहाँ पर चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको कॉपी पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते चलना है, खुद से सोल्व करके बनाना है। मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे ना, एक बार अगर बहुत अच्छे से आप लोग सोल्व कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पूछ रहा है कि नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब इज, मतलब इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना होगा। तो फ्लक्स तो पास कर रहा है, फ्लक्स कितना आया है आंसर आपका, ये फ्लक्स आया है ए क्यू इंटू सी के बराबर। तो गॉस लॉ से आप लोग क्या जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे आप रख दें, कितना रखना है, ये वाला रखना है, और एप्सिलॉन नॉट तो हमको पता ही है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं, यानी कि क्यू इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और 5 का वैल्यू ए क्यू सी इंटू एप्सिलॉन नॉट कूलम्स।
दैट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब। ये आपका इसके अंदर क्यूब आ गया, ठीक है। तो काफी लंबा और काफी अच्छा क्वेश्चन था। बहुत चीज इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आप लोग के जो दिमाग में होंगे वो दूर हो गए होंगे, जो इतना भी कंफ्यूजन होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये चीज है, आप इसको नोट कर लेंगे खुद से। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक और यहाँ पर शानदार सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहाँ पर देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो किसके बराबर है, 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये आई कैप का क्या मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आई डायरेक्शन में है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में है। लेकिन खास बात क्या है कि ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है 5 इंटू 10⁻³। इसमें कोई भी वेरिएबल वर्ड यूज नहीं किया गया है। समझ में आई। अब पूछ रहा है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस held through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the xy plane. What would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x axis? अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करा है, आप ये समझना है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि अगर मान लेते हैं इसको x लेते हैं, ये वाला y एक्सिस है और ये क्या आपका z एक्सिस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, ये तो कंफर्म हो गया, ये दे रखा है। अब आगे कह रहा है कि फ्लक्स आप निकालिए, दिस हेल्ड थ्रू स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। देखिए एक फेस है, एक सरफेस है जो y और z के पैरेलल है, जिसका प्लेन ये आ गया y और ये आ गया z। अब देखिए इसके पैरेलल कौन सा होगा, तो इसके पैरेलल होगा एक ऐसा वाला फेस, ठीक है। ये वाला इसके पैरेलल एक फेस होगा जो कहाँ पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर। समझ में आई। तो ये फेस है, तो इसी फेस से पूछ रहा है कि आप बताइए फ्लक्स कितना पास करेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इस डायरेक्शन में। अच्छा ये बताइए कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो सर इसका एरिया वेक्टर भी इधर, इसके परपेंडिकुलर ये वाला। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। और आप फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं क्या, ई ए कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, एरिया पहले निकाल लिया गया, साइड निकाल लिया गया, स्क्वायर दे रखा है 0.1 मीटर। यहाँ पे देखिए आप 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, और एरिया हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल कितना, 0 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग पढ़िए इसको, यही बात जो बताया है ना वही लिखा गया है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। यानी कि अब देखिए यहाँ पर एरिया है फाई इतना है, अब सबका वैल्यू रख दें, वैल्यू रखने के बाद ये चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे सॉरी ये वाला यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट वाले। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कह रहा है कि देखिए यही स्क्वायर है, लेकिन अब ये स्क्वायर क्या कर रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस है, अब ये स्क्वायर कितना का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ऐसे बना रहा है। तो अब कितना होगा, तो अब कितना होगा, आप एंगल ही ना बदला है, तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस। अब इस देखिए यहाँ पर ये जब 30 डिग्री का हो गया, तो ये इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब बताइए कि ये 60 डिग्री होगा कि नहीं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये वाला, और ये क्या हो गया, आपका एरिया वेक्टर हो गया। तो इसके बीच का एंगल 60 डिग्री, यानी कि ये cos 60 डिग्री, तो 5 इतना इंटू cos 60 का रखेंगे, दैट इज द इतना आंसर हो जाएगा। तो काफी शानदार क्वेश्चन था ये, आप लोग इसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस लिखिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए समझने के बाद। उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और फिर उसको लिख लीजिए, ठीक है। ये पूरी तरीका से आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन सब कर लेते हैं ना, तो गॉस लॉ से कोई भी क्वेश्चन फंसने की प्रोबेबिलिटी है नहीं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं यहाँ पे आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बैटरी हम लोग हालांकि हम लोग कर लेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडी R1 एंड R2। दो आपके पास चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस R1 एंड R2 है, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। देखिए क्या कर रहा है, एक है आपके पास, दूसरा भी है कंडक्टिंग स्फीयर है, अच्छा चलिए ये वायर हो गया, ठीक है। इसका रेडियस है आपका R1 है, इसका रेडियस कितना है, तो सर इसका रेडियस है R2। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, एक वायर से कनेक्टेड है, ये वाला वायर से कनेक्टेड है। इतना क्वेश्चन में कह रहा है अब तक। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर। कह रहा है कि इन दोनों सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रेशियो बताइए कितना होगा। मतलब क्या है कि देखिए इस पर भी चार्ज है ना फर्स्ट पे, सेकेंड वाले पर भी चार्ज है। क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रखा है कि टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर यहाँ पर चार्ज है इसके पास, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगा और साथ ही साथ
यहाँ पर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूछ रहा है आपको, आपको ये बताना है कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा, दैट्स, ठीक है, ये कह रहा है। तो एक चीज यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, जो कि अंदर में क्लॉज करके लिखा गया है, एकदम स्टार मार्किंग करके आप नोट कीजिएगा। एक नया कंसेप्ट यहाँ से मिला आपको। देखिए, हम लोग जब किसी दो चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। मान लेते हैं कि इस पे चार्ज ज्यादा रहा होगा और इस पे कम रहा होगा, ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाता है, किधर से किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब मान लेते हैं कि इस पर कुछ चार्ज रहा होगा, है ना, इस पर भी कुछ चार्ज रहा होगा, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, यानी एनर्जी भी होगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा। अब जिधर ज्यादा पोटेंशियल है, मान लेते हैं कि इधर वाला ज्यादा पोटेंशियल है और इधर वाला कम पोटेंशियल है, ठीक है, तो जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि चार्ज हायर से लोअर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, और ये ध्रुव सत्य है, ठीक है, ये कभी बदलने वाला कंसेप्ट नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो सर जब चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा तो आंसर है कि कब तक, सवाल है कि कब तक ट्रांसफर होगा, तो उसका आंसर है कि सर देखिए, ये तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। एकदम पूरा कान खोल के सुन लीजिए, ये तब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, चार्ज सेम नहीं होगा। हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि चार्ज सेम होगा, दैट इज द रॉन्ग, गलत है, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कनेक्टेड, देन चार्ज फ्लोज बिटवीन द टू टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम, ठीक है, ये चीज। अब देखिए, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा यहाँ पर, दोनों का, अगर दोनों कंडक्टर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग है, तो फर्स्ट का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कोई स्फीयर है और इस पर चार्ज q है, तो इसका पोटेंशियल होता है q1/4 पे एप्सिलॉन नॉट r1। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा आप याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना q/4 पे एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो यह लेकिन पोटेंशियल होता है q1/4 पे एप्सिलॉन नॉट r1, ठीक है। यहाँ पर r स्क्वायर नहीं होता है, r1 होता है, ये इसके लिए आएगा फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए पोटेंशियल कितना होगा, q2/r2, बाकी चीज यहाँ पर सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ज हम लोग अपने मन से मान लिए कि इस पर q1 चार्ज रहा होगा और इस पर q2 चार्ज रहा होगा, ये चीज। अब यहाँ से देखिए, बच क्या गया, q1/r1 इक्वल टू q2/r2, यानी कि q1/q2 इक्वल टू r1/r2 स्क्वायर। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना E1/E2 का रेशियो, क्योंकि E1/E2 कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर 1/4 पे एप्सिलॉन q1/r1 स्क्वायर, दैट इज, ठीक है, होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्फीयर की वजह से, अभी पिछला 2-3 क्लास पहले बताए हैं। फिर यहाँ पर E2 कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन q2/r1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ से बचा देखिए q1/q2 r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर, तो यहाँ से अब देखिए q1/q2 r2/r1 स्क्वायर इक्वल टू, अब q1/q2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, q1/q2 की जगह लिख सकते हैं r1/r2, तो यहाँ पर हम r1/r2 लिख दिए, यहाँ पर देखिए इसके जगह पे, फिर r2/r1 का होल स्क्वायर, फिर एक r1 से एक r1 कैंसिल, r2 से एक r2 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा r2/r1, यानी कि ये हो क्या गया कि E1/E2 इक्वल टू r2/r1। देखिए यहाँ से एक और चीज समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1r1 डायगोनली है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो बड़ा स्फीयर होगा, जो बड़ा स्फीयर होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जो छोटा स्फीयर होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, तो ये चीज है, इसको आप याद भी कर रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर। आज का लेक्चर पूरी तरीका से प्रॉब्लम बेस्ड था। अगर आपको इसको समझने में कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बेहिचक लिख सकते हैं। देखिए, जब तक आप लोग लिखेंगे ना, मुझे समझ में नहीं आएगा समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ एक और चीज शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कीजिए, और ये जरूर बताइए कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं भागना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अपने पढ़ाई और सेहत का ख्याल अच्छे से रखा कीजिए। अगले चैप्टर की ओर हम लोग नेक्स्ट क्लास से बढ़ने वाले हैं, ठीक है, थैंक यू।